वेलकम टू व्यासपीठ। इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट कैसे की जाती है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि परक्विजिट वो फैसिलिटीज होती है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। इसमें उसकी वैल्यू कैसे की जाती है फॉर दी ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। कंसेशन फ्री है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। अब आपने ये तो देख लिया कि परक्विजिट कौन कौन सी टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, कौन सी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि रेंट फ्री हाउस। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री हाउस टू हिज एम्प्लॉय। उसने अपने कर्मचारी को एक किराए मुक्त मकान की सुविधा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस दिया है, उसकी वैल्यू हमें करनी होगी। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट, तो सिर्फ उन्हीं परक्विजिट की वैल्यूएशन करनी है हमें जो कि टैक्सेबल है। जो टैक्सेबल नहीं है उनकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा। तो और यहाँ पर जब अपन फैसिलिटी परक्विजिट्स की बात करते हैं तो यहाँ एक वर्ड आता है फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है? स्पाउस, स्पाउस मतलब पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति। चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ये सारे फैमिली मेंबर्स में आते हैं। The value of perquisites provided by employer to employee or his family member shall be determined according to section 17(2) and rule 3। रूल 3 के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो सबसे पहला आता है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेंट फ्री एकोमोडेशन और रेंट फ्री हाउस अकॉर्डिंग टू रूल 3(1)। हर एग्जाम के इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर में या तो राइट शॉर्ट नोट्स थ्योरी में, या अगर सैलरी का कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू करना। नाउ रेंट फ्री एकोमोडेशन का से क्या मतलब होता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन से ये मतलब है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया है, और वो मकान फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। फर्निश्ड का मतलब है कि उस हाउस के अंदर फर्नीचर लगा है, सोफा, टीवी, टेबल, एसी, कूलर सब लगे हुए हैं, तो वो फर्निश्ड है। और कुछ भी नहीं है तो वो अनफर्निश्ड है। उसकी कैसे होगी? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड हाउस भी मिल सकता है और फर्निश्ड हाउस भी मिल सकता है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अनफर्निश्ड हाउस है, तो उसकी वैल्यू होगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। और अगर वो अनफर्निश्ड हाउस है तो उसकी वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में फर्निश्ड हाउस दिया हुआ है तो भी अनफर्निश्ड की वैल्यू तो हमें करनी होगी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इट इज द अनफर्निश्ड हाउस। सो नाउ फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अनफर्निश्ड हाउस। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी दो ऑप्शन होते हैं, अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस। तो पहले हम देखते हैं अनफर्निश्ड हाउस। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी होगी कि हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है। हो सकता है एम्प्लॉयर का खुद का मकान हो जो जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने एक मकान, एक बिल्डिंग जो है वो किराए पे ले रखी है और फिर वो अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है। तो अगर हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब अगर वो मकान एम्प्लॉयर ने ले रखा है, उसका खुद का है, तो हमें ये देखना होगा कि वो सिचुएटेड कहां पर है। तो अगर वो हाउस सिचुएटेड ऐसी जगह है जहां की उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। जहां की पॉपुलेशन 25 लाख और 10 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी। और अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। तो कुल मिलाकर आपको क्वेश्चन में यहां तक दिया होगा कि पॉपुलेशन कितनी है, या उस जगह का नाम दे देगा, जैसे ही डूइंग जॉब इन द दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये बता देगा कि भाई जयपुर में काम कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन डिसाइड कर लेंगे और 15%, 10% एंड 7.5% ऑफ सैलरी अप्लाई कर देंगे, वो उसकी वैल्यू होगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ
फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर हाउस अनफर्निश्ड है और हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है। अब पहला ए कंडीशन क्या थी? ए कंडीशन में तो ये था कि हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर का खुद का मकान था। लेकिन अब यहां पर जो है वो हाउस इज टेकन ऑन रेंट, एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच एवर इज लेस, रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, जो इन दोनों में से कम होगा वो उसकी वैल्यू होगी। नाउ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अगर हाउस फर्निश्ड है तो सेम वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में किया था, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर फर्नीचर। कभी किसी कंडीशन में केस में ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो फर्नीचर रेंट पे लेके आ जाता है, तो वो जितना भी रेंट पे करेगा वो उसमें ऐड करेंगे। अब हमें दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखनी है इन सबको याद करने के अलावा। सबसे पहली चीज तो कि जो आप 10%, 7%, 7.5%, 15% ऑफ सैलरी जो भी करेंगे वो इस अमाउंट का होगा, ये इसका बेसिक सैलरी प्लस डीएएफ प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। फिर दूसरा होगा कि इफ एनी अमाउंट इज डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉय देन सेम इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अगर इस फैसिलिटी के बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज करता है तो वो सेम अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने चार्ज किया है वो हम इस हाउस की वैल्यू में से उसको माइनस कर देंगे। इसे हम एग्जांपल से भी समझेंगे, जब हम पहले एक बार ये पूरा थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं सारे रूल्स। नाउ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, वो तो था मकान दिया था, अब यहां पर अगर होटल में प्रोवाइड कर दिया है तो क्या है? तो पहली कंडीशन तो ये कि ट्रांसफर, एक एम्प्लॉयर का दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है तो जब तक कोई हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तब तक एम्प्लॉयर ने होटल ले ली। तो अगर वो 15 दिन से कम है तब तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नील। और इन एनी अदर केस, दूसरे किसी भी केस के अंदर 24% ऑफ सैलरी, दैट इज 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड, ये 24% सैलरी जो है वो फॉर दी ड्यूरेशन, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, 1 महीना है, 14 दिन है, जितने दिन के लिए भी है उतने दिन का ही काउंट किया जाएगा, उतने दिन का ही वो काउंट होगा। 24% जो हमें लेना है वो उतने ही दिन का लेना है और एक्चुअल चार्जेस जो पे करेगा वो तो उन दोनों में से जो कम होगा वो उस वैल्यू की, उस फैसिलिटी की वैल्यू होगी। तो ये है इन केस कि हम उसको किसमें दे रहे हैं, होटल में फैसिलिटी दे रहे हैं। और सैलरी का मतलब क्या होगा, यहां पर जो 24% ऑफ सैलरी करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ, जहां पर भी इफ आता है इसका मतलब होता है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और कमीशन, सी मतलब कमीशन, बी मतलब बोनस एंड प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। नाउ सेकंड में सब कुछ आ जाता है, तो जब टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, फैसिलिटी टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय लेते हैं अपन, तो सबसे पहला आता है रेंट फ्री हाउस और उसके बाद बहुत सारे पेमेंट ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करता है। तो कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए किया है वो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू होगी, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल होटल क्लब का बिल एम्प्लॉयर ने पे किया 5,000 रुपए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,000 रुपए। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया एम्प्लॉयर ने तो उस 1,500 रुपए का, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,500 हो जाएगी। सेम कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, सैलरी पे टैक्स पे करता है, कोई होटल बिल पे करता है, तो जितना भी वो एम्प्लॉयर पे करेगा वो उसकी फैसिलिटी की वैल्यू मानी जाएगी, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर।